स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, डीएलएड सेकेंड ईयर का। तो इसमें हमारा प्रकरण है ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्य। पहले हम जो भाषा शिक्षण के शिक्षण उद्देश्य थे उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले अध्याय में, और जो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से थे? हिंदी भाषा शिक्षण के 3 थे। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य थे ज्ञान प्रकाशन, ज्ञान ग्रहण करना और सृजनात्मकता। तो ज्ञान प्रकाशन में जो हम एक मौखिक अभिव्यक्ति एक दूसरे को समझा रहे हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। दूसरा था भाव ग्रहण करना। तो भाव ग्रहण करना में आ गया हमारा, हम एक दूसरे के मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा या लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरों के साथ विचार विनिमय करना। तो तीसरा क्या हो गया? सृजनात्मकता में आ जाएगा कि जो हमारे भाव प्रकाशन द्वारा जो भाव ग्रहण हो रहे हैं तो उनके द्वारा हमारे अंदर एक क्या हो रहा है, हृदय में एक रसधारा प्रभावित हो रही है। तो वो रसधारा क्या बन रहा है? साहित्य का स्रोत। तो उसमें क्या हो गया, हमारे जो कौशल विकसित हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सृजनात्मकता। तो ये तो थे हमारे हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। फिर थे कुछ मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो उनके अंदर थे हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक, अभिवर्त्यात्मक, कौशलात्मक, समीक्षात्मक। ये थे हमारे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो कुछ विद्वान है जैसे रॉबर्ट गेने है, रॉबर्ट मिलर है, मेगर है और ब्लूम है। बीएस ब्लूम ने क्या किया है, इन्होंने, इन विद्वानों ने भी हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ उद्देश्य अलग अलग से निर्धारित किए हैं। तो आज हम ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्लूम ने भी 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं। उनमें आ गया ज्ञानात्मक, जो हमारे पास सूचनाओं का ज्ञान, जो तथ्यों की जानकारी होता है उससे संबंधित हो गया ज्ञानात्मक। दूसरा है भावात्मक, जिसे सुनकर हमारे अंदर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं तथा जो हमारी रुचियां, अभिवृत्तियां तथा मूल्य को विकास होता है वो आ जाएंगे हमारे भावात्मक। तीसरा हमारा क्रियात्मक, यानी करके सीखना, जिसमें हमारी सृजनात्मकता का विकास होगा। उद्देश्य ये वो ये जो हमने हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य पढ़े, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान प्रकाशन और सृजनात्मकता। इसी से रिलेटेड पर इन्होंने नाम इनका अलग दिया है। ब्लूम ने 3 उद्देश्य प्रतिपादित किए हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ब्लूम ने 3 शिक्षा के उद्देश्य 3 निर्धारित किए हैं। तो ब्लूम ने किस आधार पर ये निर्धारित किए हैं? तो ये देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे होता है? शिक्षण उद्देश्यों का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? सीखने से। शिक्षण उद्देश्यों का प्रत्यक्ष संबंध सीखने से होता है। तो हम सीखेंगे कहाँ से? जब हम कुछ देखेंगे, ये एक दूसरे के साथ अपने विचारों का संप्रेषण करेंगे, एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान करेंगे, कुछ हम बोलेंगे, कुछ दूसरों की भाषा सुनेंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा एक भाव ग्रहण करना। तीसरा है सृजनात्मकता या क्रियात्मकता। उसमें हम क्या कर रहे हैं? सुन के, बोल के, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो उसके द्वारा हमारे अंदर क्या होगा? एक नया कौशल विकसित होगा। तो प्रत्येक संबंध इसमें क्या हो गया? सीखना। तो सीखने के क्या आ गई हमारे अंदर? रुचि। तो सबसे मेन टॉपिक क्या है इसमें? करके सीखने, यानी क्रियात्मकता। तो इसका क्या है? प्रत्येक संबंध किससे है? सीखने के उद्देश्य से होता है। तो बीएस ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को भी 3 भागों में विभाजित किया है। जो हमारा पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञान के अंदर आ जाएगा कि इसका संबंध सूचनाओं के ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आ जाएगा? इसका संबंध तथ्यों, सूचनाओं आदि की जानकारी से होता है। तो
इनका संबंध तथ्यों, सूचनाओं आदि की जानकारी से हो गया। तो इसका क्या हो गया, सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों। तो अधिकांश शैक्षिक क्रियाएं किसके द्वारा होंगी, इनका संबंध। तो इनकी अधिकांश जानकारी किसके में निर्धारित करेगा, शिक्षा के उद्देश्य। तो अधिकांश जानकारी किसमें होगी, इनका संबंध क्या हो जाएगा, संबंध सूचनाओं, तथ्यों आदि के किससे होगा, जानकारी से। तो अधिकांश जानकारी में किसमें हो जाएंगे, शैक्षिक उद्देश्य निहित रहेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा कि इसका संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है, सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। तो अधिकांश जानकारी, अधिकांश हमारे इसमें क्या छुपे रहते हैं, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, एक होती है हमारी मातृभाषा, माँ की भाषा, तो दूसरी होती है हमारी शिक्षा के रूप में मातृभाषा। तो शिक्षा के रूप में क्या हो गया, किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में क्या हो गया, कोई शिक्षित व्यक्ति के द्वारा जिन विचारों या जिन भावों का आदान प्रदान या संप्रेषण किया जाता है आपस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वो क्या हो गई हमारी शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा। तो इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्य में भी क्या हो गया कि तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी भी क्या होती है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं हम भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में कौन से आ जाएंगे, हमारे भाव, हृदय के जो भाव है, हमारे विचार है, तो इसके अंतर्गत हमारे जो रुचि है, अभिवृत्ति है, इनको सम्मिलित किया गया है। तो इसका क्या है, इसका संबंध रुचियों, भावात्मक में क्या आ जाएगा, इसका संबंध रुचियों, अभिवृत्तियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से होता है। रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से होता है। तो इसके अंदर अगर हमारे व्यक्ति के हृदय के भाव भंगिमाएं उनके आ गया, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, जो हमारी रुचि, जो हमारी अभिवृत्ति के, हमारे किस क्षेत्र की ओर हमारा ध्यान है, तथा मूल्य, जो हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके अंदर हमारे भावात्मक, हमारे भाव किस प्रकार, हम किस चीज के प्रति कैसा रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसका संबंध हमारी रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों के आधार पर। रुचि के अनुसार जैसे हमारे कोई सब्जेक्ट में रुचि है, मैथ में रुचि है, 10वीं तक हमारे कॉमन सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन आगे जाकर हम 11वीं में क्या करते हैं, हमारी रुचि के अनुसार जिस क्षेत्र में या जिस विषय में हमारी ज़्यादा अच्छी कैचिंग पावर है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम विषय लेंगे। अगर दूसरा लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी दिन प्रतिदिन उसका क्षमता कम हो जाएगी उस विषय के प्रति। तो इसमें क्या हो गया, तो ये शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका संबंध रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से होता है। तो इसको क्या माना गया, शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। अब देखते हैं हम क्रियात्मक उद्देश्य। तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक में हमारी शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। क्रियात्मक उद्देश्य किससे होता है, इसका संबंध शारीरिक विकास, शारीरिक क्रियाएं, इसका संबंध शारीरिक क्रियाएं तथा कौशल के विकास से होता है। शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। कौशल के विकास से होता है। अब क्या हो गया, क्रियात्मक उद्देश्य में शारीरिक क्रियाएं। तो शारीरिक क्रिया में हम क्या कर रहे हैं, क्रियात्मक रूप में क्या कर रहे हैं, हम खुद करके सीख रहे हैं। जैसे कोई ज्योग्राफी भूगोल का लेते हैं कोई अध्ययन, तो भूगोल में हम क्या करेंगे, एक तो हम किसी चीज़ को यहाँ लिखित रूप में या मौखिक रूप में किताब में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हमको जैसे कोई टूर है, तो टूर में हम जाकर वहाँ पर उन चीज़ों को देखें, जो कोई ऐतिहासिक किला है, कोई स्मारक है, कोई नदी है, तो उसका हम जाकर प्रत्यक्ष भी वहाँ पर उसका वर्णन देखेंगे।
तो वो क्या हो गया, हमारी शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण, हमारे एक गतिविधि, शरीर की गतिविधि के द्वारा हमने प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को महसूस किया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास। तो शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं यानी हम करके सीख रहे हैं खुद प्रैक्टिकली तौर पर, तो हमारे अंदर क्या होगा, उसे नए कौशल का विकास हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखने को मिलेगा मतलब कि हमारे अंदर एक नई कला आ जाएगी, यानी कि कुछ अलग से ज्ञान। एक तो हम पढ़ के, किताब को पढ़ के उसमें ध्यान लगाएंगे, एक खुद वहाँ जाकर प्रत्यक्ष में देखेंगे तो उसके अंदर हमें लंबे समय तक याद रहता है और विभिन्न प्रकार के तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी होती है। अब आगे ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने, अब ये 3 उद्देश्य तो ब्लूम ने दे दिए, अब 3 उद्देश्यों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ब्लूम अकेले ने नहीं बांटा, BS ब्लूम ने, तो ब्लूम ने क्या किया, शिकागो विश्वविद्यालय में कोई सम्मेलन था ब्लूम ने शिकागो विश्वविद्यालय उनके सहयोगी थे और भी 2, एक तो था कर्थवाल, दूसरा था सिम्पसन। इन्होंने इनके साथ मिलकर क्या किया, इनको और अधिक इनके भी टुकड़े कर दिए, इनको भी 5-6 भागों में अलग से बांट दिया। शिकागो विश्वविद्यालय में अपने सहयोगी, अपने कर्थवाल तथा सिम्पसन आदि के सहयोग से क्या किया, इनको और अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो अब इनके आगे हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का। अब ये तो तीनों थे, अब तीनों को भी इन्होंने आगे जाकर अलग अलग ले लिया। ज्ञानात्मक पक्ष का किसने दे दिया, ब्लूम ने 6 भागों में विभाजित कर दिया। फिर भावात्मक पक्ष को किसने कर दिया, ब्लूम और कर्थवाल ने मिलकर इसको भी 6 भागों में विभाजित कर दिया, भावात्मक उद्देश्य को। और क्रियात्मक पक्ष का किसने किया वर्णन, सिम्पसन ने। तो इनको आप आगे देखते हैं, इनको एक सारणी के रूप में कि इन्होंने भी अलग अलग, ब्लूम और उसके सहयोगी ने 3 भागों में इसको विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष, इसको किसने दिया, ब्लूम ने। कौन से सन में, 1956 में। 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का किया वर्णन। दूसरा है भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष का ब्लूम तथा कर्थवाल ने। ब्लूम तथा कर्थवाल ने 1964 में, कर्थवाल व मसीहा ने 1964 में। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष दिया सिम्पसन ने 1969 में। तो ये देखते हैं हम इनके बारे में, इन्होंने 6 भागों में इनको विभाजित किया है कि ब्लूम ने तो 3 शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित किया था, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, उन्होंने एक शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया, शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया, इन तीनों के साथ साथ ब्लूम है, कर्थवाल है, मसीहा है और सिम्पसन के साथ इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इनके 6 भाग हैं, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। अब देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने 6 कौन कौन से प्रकार बताए हैं। उनमें हमारा पहला है ज्ञान,
पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा वर्ग है इसका विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठवां प्रकार है इसका मूल्यांकन। तो ये हो गए ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग। अब ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण। हम कोई चीज को पहले क्या करते हैं, बोध में कौन सा आ जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान को हम बच्चों के सामने जाएंगे क्लास में तो क्या करेंगे, ज्ञान जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है। अब बोध होगा, हम बच्चों के सामने जाएंगे, पूर्व ज्ञान से क्या करेंगे, नए ज्ञान की तरफ, तो बच्चों क्या होगा, बोध, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब तीसरा हम के बच्चों को उसके ज्ञान का बोध कराके हम क्या करें, उन पर प्रयोग, भाई उनको कुछ आगे का ज्ञान, पुराने पूर्व ज्ञान से क्या करें, उन्हें नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर, तो उसका करके फिर हम क्या करेंगे, उसका विश्लेषण। भाई बच्चों को किस हद तक तो हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट के माध्यम से, कोई मूल्यांकन, कोई एग्जाम के माध्यम से, तो उसमें हम विद्यार्थियों को क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करके फिर उसकी जांच होगी, जांच होके हम उनका रिजल्ट निर्धारित कर देंगे, तो उसमें उसके बच्चे का क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या आ जाएगी, बच्चे ने किस हद तक कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये हो गए ब्लूम के अनुसार 6 इसके वर्ग। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं ब्लूम, कर्थवाल व मसीहा के अनुसार भावात्मक पक्ष। पहला है उसमें आग्रहण, आग्रहण, दूसरा है हमारा अनुक्रिया, अनुक्रिया, तीसरा है हमारा अवमूल्यन, चौथा है हमारा प्रत्ययीकरण, अवमूल्यन, चौथा है प्रत्ययीकरण, पहला है आग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अनुमूल्यन, चौथा है प्रत्ययीकरण, पांचवा है हमारा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, व्यवस्थापन। और अगला हो गया बच्चे का चरित्र निर्माण। वो ही आ गया मूल्यांकन चरित्र निर्माण में कि बच्चे ने किस हद तक कितना ज्ञान प्राप्त किया है। छठवां है हमारा चरित्र निर्माण। तो ये क्या हो गया, मसीहा तथा करथवाल के अनुसार जो उन्होंने 1964 में अपना भावात्मक पक्ष का जो एक शिकागो विश्वविद्यालय में इनका वर्गों में विभाजित किया था, उन्होंने 6 प्रकार से बताया। पहला है आग्रहण, कि किसी चीज के प्रति आग्रह करना, कि एक दूसरे के साथ अपने विचारों का संप्रेषण करके किसी बारे में विचार विमर्श करना। दूसरा अनुक्रिया, कि जैसा शिक्षक कर रहा है वैसे छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, तो बच्चे क्या करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। शिक्षक का क्या करेंगे बच्चे, तभी तो जाकर वो कुछ सीखेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, उनका अनुकरण, अनुकरण करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, बच्चों के मानसिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, तो उनमें अवमूल्यन यानी बच्चों में कुछ सीखने की क्षमता आएगी, अनुमूल्यन। फिर उसका प्रत्ययीकरण, प्रत्ययीकरण में क्या आ जाएगा कि बच्चे वास्तविकता में कितना सीख रहे हैं, बच्चों को किस हद तक, तो वो उसमें क्या आ जाएंगे, हमारी वही परीक्षा प्रणाली आ जाएगी जिसमें हमारे मासिक टेस्ट हो गए, साप्ताहिक हो गए, तो ये आ जाएंगे। फिर व्यवस्थापन, व्यवस्थापन में हमारी जो व्यवस्था, जो हम एक शैक्षिक जो व्यवस्थापन करते हैं उसके अंदर फिर बच्चे का चरित्र निर्माण, बच्चे ने किस हद तक ज्ञान प्राप्त किया है। अगला है हमारा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने 1969 में दिया था। अब 1969 में हम देखते हैं कि उद्दीपन, पहला है उसका उद्दीपन, पहला है उद्दीपन, दूसरा है कार्य करना, तीसरा है नियंत्रण। पहला है इसमें उद्दीपन, दूसरा है कार्य करना, तीसरा है नियंत्रण, फिर चौथा है समायोजन, समायोजन। अगला है हमारा स्वाभाविकरण यानी बच्चे का स्वभाव। छठवां है आदत पड़ना या कौशल निर्माण।
स्वाभाविकरण। छठवां है आदत पड़ना या कौशल का निर्माण। ये हो गए हमारे तीनों जो विद्वान थे हिंदी शिक्षण के, जो ब्लूम ने 3 शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए। उन्होंने फिर आगे जाकर क्या किया, शिकागो विश्वविद्यालय में तीनों अपने सहयोगियों के साथ क्या किया, तीनों पक्षों को भी और अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया। तो ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने क्या किया कि ज्ञान को बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन 6 तरीकों के आधार पर बांटा। फिर देखते हैं हम कर्थवाल भावात्मक पक्ष को किसने नाम दिया, कर्थवाल। कर्थवाल ने कौन से सन में किया, 1964 में। 1964 में पहला है आग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अनुमूल्यन, चौथा है प्रत्ययीकरण, पांचवा है व्यवस्थापन और छठवां है चरित्र निर्माण। इनका समान भावार्थ है। जैसे ब्लूम ने 6 भाग निर्धारित किए, उसी प्रकार कर्थवाल व मसीहा ने भी उसी आधार पर इनके 6 भाग किए हैं। अब सिम्पसन का देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन में क्या आ जाएगा, उद्दीपन में आ जाएगा बच्चे के अंदर एक भाव विभोर होना, कि बच्चे के अंतर्गत जो सीख रहा है उसके अंतर्गत उसमें कितनी भाव क्षमता या उसके अनुसार उसका कितना सीखने की आदत हो गई है। अब बच्चे में अगर उद्दीपनों का निर्माण होगा, उद्दीपकों का निर्माण होगा, तो वो क्या करेगा, उसके कार्य करने में क्या आएगी, रुचि। कार्य करेगा तो धीरे धीरे उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, नियंत्रण, यानी उनमें सीखने की क्षमता की एक मात्रा हो जाएगी। मात्रा करें तो बच्चे धीरे धीरे क्या करना लगेगा, विद्यार्थी समायोजन, पढ़ने के बुक किताब के साथ क्या करेगा, अपना समायोजन। समायोजन क्या हो जाएगा, उसका स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण हो जाएगा। स्वाभाविकरण यानी उनका समायोजन, एक दूसरे के साथ समय कुछ नहीं है, सीखने की आदत हो जाएगी। तो आदत पड़ने के बाद में उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक नए कौशल का विकास, कि बच्चे की मानसिक और बौद्धिक विकास इतना बढ़ जाएगा, उसमें एक नए कौशल का विकास हो जाएगा। तो उनमें अनेक प्रकार के नवीन रसधारा या नए साहित्य का निर्माण हो जाएगा। ये हमारे ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्यों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण। तो इस प्रकार छात्र अध्यापक क्या करना चाहिए, छात्र अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने शिक्षण उद्देश्य में, छात्र अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य में ज्ञानात्मक पक्ष को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ज्ञानात्मक पक्ष में बच्चे का क्या हो रहा है, जिसका पूर्व ज्ञान से लेकर मूल्यांकन तक क्या हो रहा है, बच्चे के सारे जो शैक्षिक निहितार्थ है उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। तो अब अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे अनेक विद्वानों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य।